हेलो डियर स्टूडेंट्स, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल एससीसी ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। और जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे चैनल पर अभी 11th क्लास की एनसीईआरटी फिजिक्स का सिलेबस कंटिन्यू चल रहा है, जिसमें हम चैप्टर 3 सरल रेखा में गति पढ़ रहे हैं। तो उसी की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए बेटा हमारा आज का टॉपिक रहेगा समाकलन विधि से गति के तीनों समीकरणों का निगमन। ठीक है, समाकलन विधि से गति के तीनों समीकरणों का क्या करेंगे, हम निगमन करेंगे। चलिए देखिए, हम हेडिंग लगाते हैं। समाकलन विधि से गति के समीकरण। समाकलन विधि से क्या है बेटा, गति के समीकरणों का हमें निगमन करना है। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं। इसके लिए पहला समीकरण नंबर 1 हम देखेंगे। गति का कौन सा समीकरण? प्रथम समीकरण। ठीक है, और इससे पहले बेटा हम ग्राफीय विधि से गति के समीकरण निकाल चुके हैं और सामान्य विधि से भी गति के समीकरण आपको बता चुके हैं। दो प्रकार से हम गति के समीकरण निकाल चुके हैं। अब हम तीसरी विधि है हमारी समाकलन विधि, उससे हम क्या करेंगे, गति के समीकरण निकालेंगे। ठीक है, तो इससे पहले आप एक चीज जान लें कि गति के समीकरण तो आपको पता ही होगा क्या क्या होते हैं। गति के समीकरण पहला होता है आपका v बराबर u प्लस क्या होता है, at होता कि नहीं। फिर दूसरा क्या होता है, s बराबर ut प्लस 1/2 और क्या होता है, at स्क्वायर। ठीक है, और नंबर 3 ये होता है आपका v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। तो ये गति के 3 समीकरण होते हैं। चल रही स्लाइड, देख जाइए ध्यान से। तो देखो, अब इसमें देखें v क्या है, अंतिम वेग, u क्या है, प्रारंभिक वेग, a क्या है भैया, त्वरण, और t क्या है, टाइम। इसमें s क्या है, विस्थापन, ये तो आप जानते ही हो। यहाँ पे भी s क्या है, विस्थापन। तो इन सब चीजों के बारे में हमें इन्हीं समीकरणों को क्या करना है, निगमन करना है, वो भी कैसे, समाकलन विधि से। ठीक है ना। तो इतना आप जान चुके हो कि इन समीकरणों में है क्या क्या। तो आपके माइंड में ये बात चलना चाहिए कि प्रथम समीकरण होता है v बराबर u प्लस at, दूसरा s बराबर ut प्लस 1/2 at स्क्वायर, तीसरा होता है v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है ना। तो ये माइंड में आपकी बात चलनी चाहिए, तभी आप हल कर पाओगे, वरना नहीं कर पाओगे। ओके, चलिए हम देखते हैं प्रथम समीकरण को। मान लो अपन प्रथम समीकरण मान के चलो कि t बराबर 0 समय पर, t बराबर 0 समय पर, मतलब जब हमने कोई समय नहीं लिया था, जब वस्तु कैसी थी, ब्रह्मावस्था में। जैसे अपन वस्तु को गति ना कराएं तो वस्तु कैसी होती है, ब्रह्मावस्था में। तो अपन ने कोई समय भी नहीं लिया, तो हमने मान लिया कि t बराबर 0 समय पर वस्तु का वेग क्या है, u है। प्रारंभिक वेग क्या है वस्तु का, u है। कब, t बराबर 0 समय पर वस्तु का प्रारंभिक वेग कितना है, u है, जब वो गति नहीं कर रही थी। अब वो 0 भी हो सकता है वो अपने आप खिसक रही हो तो कुछ वेग हो सकता है, समझ रहे। लेकिन आपने समय नहीं दिया उसको, आपने कोई समय नहीं दिया। तो हमने कहा इसलिए कि t बराबर 0 समय पर कितना हो गया वस्तु का वेग, u हो गया। लेकिन जब हमने t बराबर t समय लिया, t बराबर कितना समय लिया, t, ठीक है ना, यानी t समय पर हमने लिख दिया यहाँ पे t बराबर 0 समय लगा, हमने लिखा t बराबर t समय पर। t भी टाइम है, ये भी टाइम है, एक ही बात है ना। तो t बराबर t समय पर आपने क्या किया, जैसे आपने वस्तु पर बल लगाया, फोर्स लगाया, ठीक है ना, वस्तु को आपने गति कराई, तो कुछ समय तो लगा होगा। जैसे मान लो ये टेबल है, अब ये टेबल अभी काय में है, ब्रह्मावस्था में है कि नहीं। लेकिन हमें क्या करना है, इस टेबल को खिसकाना है, तो टाइम लगेगा नहीं लगेगा, तभी तो वो टेबल खिसकेगी, तभी तो गति करेगी। तो ऐसी हर वस्तु को चलाने में या गति कराने में कुछ ना कुछ टाइम लगता है ना। तो हमने बोला कि t बराबर t समय पर वस्तु का जो अंतिम वेग है वो क्या हो जाता है, v हो जाता है। जब भैया वस्तु को गति कराओगे, समय दोगे अपना, तो फिर वेग तो होगा कि नहीं, बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। तो अंतिम वेग कितना हो गया, v हो गया। तो यही चीज आपको काय में लिखना है, उसकी थ्योरी में लिखना है।
ठीक है। जब प्रथम समीकरण की हेडिंग डालोगे तो थ्योरी में आपको लिखना है कि माना कि t बराबर 0 समय पर किसी वस्तु का प्रारंभिक वेग u है तथा t बराबर t समय पर उसका अंतिम वेग कितना हो जाता है, v हो जाता है। यदि वस्तु का एक समान त्वरण क्या हो, a हो तो, यदि वस्तु का एक समान त्वरण क्या हो, a हो तो, ठीक है। इन चीजों को आपको ध्यान रखना है और ये लिमिट में लगेगा t बराबर 0 समय और t बराबर t समय, ये लिमिट में लगेगा, ठीक है। तो ध्यान रखना है, अगर आपसे पूछेंगे t बराबर 0 समय पर वस्तु का वेग क्या है तो u है और t बराबर t समय पर वस्तु का अंतिम वेग क्या है, v है। क्लियर? तो लिख लोगे, इतना तो लिख लोगे ना आप कि आपके हम ही लिखवा लें, माना कि, चलो लिखो जल्दी लिखो फुर्ती में, तो लिखो माना कि t बराबर 0 समय पर किसी वस्तु का प्रारंभिक वेग u है, माना कि t बराबर 0 समय पर किसी वस्तु का प्रारंभिक वेग u है और या तथा लिख दो, तथा t बराबर t समय पर, तथा t बराबर t समय पर वस्तु का अंतिम वेग भी हो जाता है, वस्तु का अंतिम वेग भी हो जाता है। आगे लिखो, यदि वस्तु का एक समान त्वरण a हो तो, यदि वस्तु का एक समान त्वरण a हो तो, अब आपको ध्यान रखना है, हिंदी में तो आप जानते हो कि त्वरण का फार्मूला क्या होता है, त्वरण बराबर वेग में परिवर्तन बटे समांतर, यही होता है कि नहीं। तो हम ये भी बता चुके हैं कि जब भी जहां पे परिवर्तन होता है तो या तो हम डेल्टा लगाते हैं और या क्या लिखते हैं, हम डी लिखते हैं, या तो डेल्टा लगाते हैं या डी लिखते हैं। तो आपको हिंदी में ही लिखना है कि उनकी त्वरण बराबर वेग में परिवर्तन बटे समांतर अल्फा v माइनस यू बराबर t माइनस 0, इतना कुछ नहीं लिखना है, ये सब ना लिख के आपको लिखना है तो a इक्वल टू कितना हो जाएगा, dv अपॉन dt, इतना लिखना है। a बराबर क्या लिखना सीधा, dv अपॉन dt, क्योंकि dv क्या है, dv वेग में परिवर्तन है। बताया था ना हमने कि परिवर्तन के लिए हम क्या करते हैं, डेल्टा लगाते हैं या डी लगाते हैं, डेल्टा के बदले क्या लगा देते हैं, डी। तो dv क्या है, वेग में परिवर्तन, और वेग में परिवर्तन निकालते कैसे है, अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग। तो जब अंतिम वेग में से प्रारंभिक वेग घटाओगे तो तुम्हें क्या मिलेगा, वेग में परिवर्तन, और वेग में परिवर्तन को हम काय से दर्शाते हैं, dv से। तो काय को उतना लिखो, सीधे लिख लो dv अपॉन और dt, dt भी क्या है, समय परिवर्तन, पहले समय आपका 0 था फिर t हो गया, तो t माइनस 0 नहीं लिखोगे, अंतिम समय माइनस प्रारंभिक समय लिखोगे कि नहीं। तो समय अंतराल का मतलब क्या होता है, दो समयों का अंतर, तो एक समय तुम्हारे पास 0 एक समय t है, तो t माइनस 0 अंतर निकल आया है। तो वो क्या जरूरी है लिखना, अब जैसी आपकी इच्छा हो, तो सीधा नहीं याद कर पाओगे कि a बराबर dv अपॉन dt, यही से तो सब होना है, उसका कोई जरूरत ही नहीं है, आपको लिखना हो सो आपकी मर्जी, लिखते रहो, ठीक है। अब क्या करना है बेटा, जो dt है जो बटे में है ना, वहां पे जाएगा तो a के साथ क्या होगा, इसका गुणा होगा, ठीक है ना। तो क्या आएगा आपका a इंटू dt और बराबर क्या बचेगा आपका dv, इतनी बचेगा, a इंटू dt बराबर क्या बचेगा dv, इसको दे दो समीकरण नंबर कितना, 1। क्लियर है। अब समीकरण 1 के दोनों पक्षों का, समीकरण 1 के दोनों पक्षों का क्या करेंगे हम, समाकलन। अब आना है समाकलन, ठीक है। क्या लिखेंगे, लिखोगे आप, लिख दो यहाँ पे, समीकरण 1 के दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, लिखो जल्दी, समीकरण 1 के दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, समीकरण 1 के दोनों पक्षों का समाकलन करने पर हो गया। चलो करें समाकलन, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो देखो समाकलन का साइन तो आप जानते हो कैसा लगता है, ऐसा, इंट्रीकेशन, इंट्रीकेशन ऑफ क्या आएगा, a डॉट a इंटू डी टी इक्वल इंट्रीकेशन ऑफ, और कितना आएगा dv, आएगा कि नहीं आएगा, इंट्रीकेशन ऑफ a इंटू डी टी बराबर कितना आएगा, इंट्रीकेशन ऑफ dv। ये समाकलन का साइन लग गया, ठीक है। अब देखो जरा आप, यहां पे किसके सापेक्ष हो रहा है समाकलन, t के सापेक्ष, dt है ना, तो t के सापेक्ष हो रहा है समाकलन, और t आपको पता है हमारे पास कितने t हैं,
मतलब समय कितने हैं? 2। एक 0 समय है और एक समय क्या है? t है। 2 समय है तो दोनों को क्या लगा देंगे हम? लिमिट में लगा देंगे। क्या लगा देंगे? दोनों को लिमिट में। तो यहाँ देखो जो छोटी चीज होती है वो लगती है नीचे। तो 0 समय क्या है? छोटा, तो 0 लग गया नीचे, और t समय बड़ा है तो t कहाँ लग गया? ऊपर। तो सीमा हो गई आपकी, लिमिट होगी 0 से कहाँ तक? t तक। 0 से कहाँ होगी लिमिट? t तक। ठीक है, इसको t को और नीचे लिखने हैं थोड़ा, 0 से t तक। क्लियर? अब ऐसे ही देखो dv क्या है? वेग है। dv क्या है आपका? वेग है। तो v के सापेक्ष हो रहा है समाकलन, तो dv वेग है, तो वेग भी अपने पास कितने हैं? 2। एक u है और एक क्या है? v है। तो u प्रारंभिक यानी छोटा वेग है, तो u को यहाँ से लगा दो और v को यहाँ लगा दो। ठीक है, ये सीमाएं लग गई u से लेके v तक। इतना आपको ध्यान रखना है, लिमिट लगाना है। जहां पे भी जो है उसी की आपको लिमिट लगा देना है। क्लियर? चलिए आगे देखते हैं हम। अब देखो ए क्या है? त्वरण। त्वरण हमेशा क्या होती है? कांस्टेंट। क्योंकि आपने भाषा में लिखा होगा, हमने लिखा है यदि वस्तु का एक समान त्वरण क्या हो? ए हो। तो यदि वस्तु का एक समान त्वरण क्या हो? ए हो। तो यानी त्वरण एक समान है, मतलब त्वरण बदल नहीं रहा है। त्वरण क्या नहीं हो रहा है? बदल नहीं रहा है। तो एक रूल्स होता है समाकलन में कि जो नियत राशि होती है, जो बदलती नहीं है, उसको हम कहाँ निकाल लेते हैं? बाहर। समाकलन से कहाँ निकाल लेते हैं? बाहर। तो ए को हम बाहर निकाल देंगे, तो ए को समाकलन से बाहर निकाल दिया, फिर समाकलन लगा दिया, और कितना हो जाएगा? 0 to t। ये हो गया, और इनटू अंदर क्या बचा? केवल dt बचा का नहीं? बराबर। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कितना आएगा? u से कहाँ तक? v तक, और इनटू कितना आएगा आपका? dv। क्लियर है? क्या किया हमने? कुछ नहीं किया। यहाँ से त्वरण को बाहर निकाल लिया, पूरा जो को लिख दिया। लिख दिया कि नहीं? अब आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, अभी लिखा था आपने। क्या लिखा था? देखो हम बता रहे हैं। आपने लिखा था कि इंटीग्रेशन ऑफ dx बराबर क्या होता है? x। जब dx का x होता है तो dt का t होगा, dv का भी होगा, dy का y होगा। होगा कि नहीं होगा? जब इंटीग्रेशन ऑफ dx का x होता है तो dt का t होगा कि नहीं? dv का भी होगा कि नहीं? dy का y होगा कि नहीं? ds का s होगा कि नहीं? dp का p होगा कि नहीं? dq का q होगा कि नहीं? उसी बेस पे चलो। ठीक है ना? समझ में आ रही कि नहीं? तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? ए जो करता लिख देंगे, और dt के समाकलन क्या होता है? t। dt का समाकलन क्या होता है? t। तो t को अब समाकलन हो गया, तो समाकलन का चिन्ह हटा के क्या लिखेंगे? ब्रैकेट में कितना लिख देंगे? t। लेकिन अभी लिमिट नहीं हटेगी, लिमिट ज्यों की त्यों रहेगी। ठीक है ना? तो लिमिट क्या आएगी आपकी? 0 से कहाँ तक? t तक। क्लियर? बराबर। देखो क्या किया? dt का समाकलन किया तो कितना आ गया? t आ गया। ओके, चलिए अब इसी प्रकार dv का समाकलन क्या होता है? v। तो dv का क्या कर देंगे हम? v कर देंगे। ठीक है ना? और लिमिट लगा देंगे u से लेके कहाँ तक? v तक। लग गई? इतनी बात समझ में आई सबको कि नहीं? इतने में किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? कि है? तो अब बता दो। यहाँ पे सूत्र लगा है, हमने समाकलन किया, हमने इसलिए बोला था ना कि सूत्र आप लिख लेना, आपके सूत्र लगेंगे, और जहां लगेगा सूत्र हम वहां पे आपको बता भी देंगे। क्लियर है? तो देखो अब बस समाकलन तो हो गया, अब लगाना है लिमिट। अब लिमिट का क्या लगाना है? फॉर्मूला। तो लिमिट का मतलब होता है कि उच्च सीमा माइनस क्या होता है? निम्न सीमा, यानी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अपर लिमिट कहलाती है ऊपर वाली, बीच में माइनस का चिन्ह लगाओ, और फिर क्या होती है? नीचे वाली लोअर लिमिट। अब ये लिमिट रखी कैसे यार? जैसे मान लो जो t लिखा, इस t के स्थान पे एक बार लिखना पड़ेगा आपको उच्च सीमा, यानी t लिखना पड़ेगा। इस t के स्थान पे एक बार क्या लिखना पड़ेगा? t लिखना पड़ेगा। फिर आप माइनस का चिन्ह लगाओगे, फिर इसी t की जगह पे एक बार क्या लिखोगे? 0। तो ये हो गया आपका उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा। क्या कठिन है? इसके स्थान पे एक बार t रख दो, माइनस लगा दो, उच्च सीमा हो गई, और एक बार 0 रख दो माइनस, और बस निम्न सीमा हो गई। समझ में आ रही कि नहीं? तो देखो कैसे लगाते हैं। ये जो कतों रहेगा अंदर, एक बार क्या रखेंगे? उच्च सीमा, यानी t की जगह पे t रखना, उच्च सीमा t तो है, फिर क्या लगा दो? माइनस, और एक बार क्या रख दो? 0, क्योंकि निम्न सीमा क्या है? 0। ई के स्थान पे, इसके स्थान पे लिखी जाती सीमाएं। ठीक है ना? अब बेटा और कोई राशि होती तो मैं समझ में आती। अब तुम्हें कहना चाहिए कहाँ लिखी है आपने? t की जगह पे t तो लिखा ही तो भैया ये t तो पहले ही से है, और हमारी सीमा भी t है, तो t के स्थान पे t तो लिखे ही हम। ठीक है? तो इसका क्या बन जाएगा? t माइनस 0 बराबर। इधर देखो इधर v के स्थान पे एक बार v लिखना है,
भी के स्थान पे एक बार भी लिखना है तो हो जाए उच्च सीमा, और माइनस और भी के स्थान पे एक बार यू लिखना है तो क्या हो जाएगी निम्न सीमा। सूत्र याद कर लो, उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा, या अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अपर लिमिट माना होता है उच्च सीमा और लोअर लिमिट मीन्स होती है क्या, निम्न सीमा। ठीक है, तो चलो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा आपका, यहाँ पे हो जाएगा भी और माइनस क्या आएगा यू। क्लियर है? अब रख गई सीमा, सीमा रख गई, अब हल कर दो। तो देखो इधर आप बताओ, टी में से 0 चला गया, क्या बचा? टी में से 0 गया, क्या बचा? और टी का गुणा 1 में किया तो ये ए में किया तो क्या आ गया, ए टी आ गया बराबर। इसको कोष्टक से बाहर कर दो, भी माइनस कितना आ गया यू। आ गया समीकरण, ऐसे दिक्कत। अब माइनस यू है उठाए ले जाओ तो प्लस का बन जाएगा, बोर्ड इधर कटेगा यहाँ। चलो देखो, तो यहाँ क्या करेंगे, u को लाएंगे तो u और प्लस कितना हो जाएगा 80 बराबर क्या बनेगा भी। ठीक है, अब यहाँ नीचे आ रहा है इतना, नहीं आ रहा, ठीक है? तो u प्लस 80 बराबर कितना आ गया भी। ठीक है, तो इधर देखो तो b बराबर कितना आएगा आपके पास, u और प्लस 80। बताओ क्या दिक्कत है, इतना सिंपल है। बच्चे डरते हैं कैसे करें हम समाकलन विधि से समीकरण, कुछ तो है नहीं उसमें, एक जगह सूत्र लग गया बस खत्म। कहाँ बताओ किधर से, ऐसे एक बार पूरा ही समझ लो। ठीक है, देखो जैसे कोई वस्तु ब्रह्मावस्था में है, आप क्या कहोगे, समय t बराबर का है 0 है, लेकिन ब्रह्मावस्था में है, लेकिन उसका जो वेग क्या मान रहे हैं, u मान रहे हैं। तो मान लो कि 0 समय पर, मतलब t बराबर 0 समय पर किसी वस्तु का प्रारंभिक वेग है वो क्या है, u है। और t समय पर, यानी t बराबर हमने t समय लिया, अब t समय माने 5 सेकंड हो सकता है, 10 सेकंड हो सकता है, 10 मिनट, 1 घंटा, 4 घंटा, 10 घंटा, कुछ भी हो सकता है समय। क्लियर थोड़ी है, तो हमने लिख दिया t बराबर t। तो t बराबर t समय पर आपने क्या किया, वस्तु का वेग, वस्तु को गति कराई, तो उसका अंतिम वेग क्या हो गया आपका, उसका v हो गया। तो 2 वेग हो गए हमारे पास। और यदि वस्तु में उत्पन्न त्वरण, वस्तु का एक समान त्वरण क्या हो, a हो, तो आपको पता है सूत्र याद रखना है, a बराबर त्वरण बराबर होता है वेग में परिवर्तन बटे समांतराल। ठीक है ना, तो a बराबर हो जाएगा dv अपॉन dt, वेग में परिवर्तन dv है, समांतराल क्या है dt है। अब dt का इसमें गुणा करोगे तो a इंटू dt बराबर क्या आएगा dv, समीकरण नंबर 1। अब समीकरण 1 के दोनों पक्षों का क्या करना है आपको, समाकलन। ठीक है, हम बेटा समीकरण 1 के दोनों पक्षों का समाकलन करेंगे तो आपको यहाँ पे दोनों साइड क्या लगा देना है, समाकलन के चिन्ह लगा देना है। अब ये क्या है आपका dt यानी समय है, तो समय अपने पास 2 है, कितना, एक 0 एक t, तो लिमिट लगा देंगे 0 से t तक, लिमिट लग गई पर बराबर। अब dv क्या अपने पास वेग है, वेग भी कितने हैं 2 है, तो वे भी हमने लिमिट लगा दिया u से लेके v तक। लेकिन ये ध्यान रखना, छोटी चीज को नीचे ऊपर और बड़ी चीज को ऊपर, उच्च सीमा में है। उच्च माने क्या होता है, हाई, उच्च मीन्स क्या होता है हाई, और लो मीन्स क्या होता है कम, निम्न। ठीक है, तो जो छोटा है वो निम्न में रहेगा और जो बड़ा है वो काय में रहेगा, हाई में रहेगा। ठीक है, इतना होने के बाद हमने क्या किया, ए है, ए क्या है अपना एक समान त्वरण है, यानी कांस्टेंट है, एक समान त्वरण है, तो इसको हमने क्या कर दिया, समाकलन से बाहर निकाल लिया, तो अंदर क्या बचा dt। अच्छा, सीमा एक बार लग गई, अब लगत चल रहे, जब तक रखे नहीं जब तक सीमाएं लगत चल रहे, जब रखेंगे तब सीमा खत्म होगी। ठीक है ना, तो ए को हमने बाहर निकाल दिया, कांस्टेंट है तो, और ज्यों का त्यों पूरा लिख दिया, क्योंकि त्वरण हमेशा कांस्टेंट होता है, गति के समीकरणों में त्वरण कभी नहीं बदलता है, समझ गए, तो त्वरण कांस्टेंट है। अब देखो तो यहाँ पे अब हमें क्या करना है, समाकलन करना है, इतनी स्टेप हो गया हमारे यहाँ तक। अब क्या करना है, समाकलन करना है, तो dt का क्या होगा, तो हमने एक सूत्र बताया आपको कि dx का क्या होता है, x होता है, तो dt का t, dv का v, ds का s, du का u, कछु भी कर लो, है ना। तो हमने क्या किया, dt का समाकलन कितना कर दिया t, और dt का समाकलन किया, समाकलन हो गया तो चिन्ह हट गया, समाकलन हो गया तो चिन्ह फिर हट गया, सीधे कोष्टक लग गए, और सीमाएं जो है वो आपकी लगाई रही, dv का आपका v हो गया, सीमाएं लगा दी। जैसे सुनो आप समाकलन का सूत्र लगा दो, समाकलन हो जाए तो फिर ये सांप का चिन्ह हट जाता है। ठीक है, सांप ही बोला था हम इसे, समाकलन का चिन्ह क्या हो जाता है, हट जाता है। ठीक है, फिर नहीं लगाना पड़ता, तो ये हो गई। अब आपको क्या करना है, आपको रखना है सीमाएं, तो इसके स्थान पर एक बार उच्च सीमा लिखना है, और एक ही जगह पे एक बार का लिखना है निम्न सीमा लिखना है, और दोनों जन के बीच में का लगाना है माइनस।
ये ध्यान रखना, ये हर बार काम आएगा, है ना। तो यहाँ क्या करेंगे, एक टी है और एक जीरो है, तो टी माइनस क्या कर दिया, जीरो। और जो बाहर है बाहर ए है, तो ऐसे नहीं कि एक हो तुम हटा दो, ये तो चला ही आएगा साथ में। यहाँ पे देखो दो है, एक भी है एक यू है, तो इसके स्थान पर मैंने भी कर दिया, यू कर दिया, बीच में माइनस लगा दिया, भी माइनस यू। ठीक है, अब टी में से जीरो गया, कितना बचा, टी। टी का ए में गुणा किया तो ए टी बराबर, और भी माइनस यू जो कहता हूँ आगो, यू को वहां भेज दो, तो यू प्लस ए टी बराबर भी, सीधा करके लगे तो भी बराबर कितना हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से ये आपका सवाल खत्म। समझ में आई इतनी बात कि नहीं। अब देखिए गति का द्वितीय समीकरण, फटाफट ज्यादा देर ना करते हुए हम गति के द्वितीय समीकरण की ओर चलते हैं। देखिएगा यहां से कर रहे हैं हम, है ना, यहां से कर रहे हैं। ये क्या है, द्वितीय समीकरण। ठीक है, द्वितीय समीकरण गति का। अब देखिए इसमें आपको विस्थापन लेके चलना है, क्योंकि द्वितीय समीकरण होता क्या है, s बराबर ut प्लस 1/2 at स्क्वायर, यही होता s बराबर। अब s क्या है, विस्थापन है, तो साथ में आपको विस्थापन लेके चलना है। ठीक है, तो सुनो देखो इधर, मान लो कि t बराबर 0 समय पर, t बराबर कितने समय पर, 0 समय पर वस्तु का वेग क्या होता है, u, और विस्थापन क्या होगा, 0। अब क्या होगा भाई, क्या होगा विस्थापन 0, क्योंकि t बराबर 0 समय है, आपने वस्तु पे फोर्स ही नहीं लगाया, कोई बल नहीं लगाया, तो क्या वस्तु खिसकेगी, गति नहीं करेगी ना। और जब खिसकेगी नहीं तो हम कैसे कहोगे इसने इतनी दूरी तय कर ली, तो विस्थापन मिलेगा आपको। जब वस्तु आगे बढ़ेगी तभी तो विस्थापन मिलेगा, और जब वस्तु गति नहीं करेगी तो विस्थापन कैसे मिलेगा, तो विस्थापन क्या हो गया, 0। समझ में आई कि नहीं। तो क्या करना है कि माना कि t बराबर 0 समय पर किसी वस्तु का प्रारंभिक वेग u तथा विस्थापन क्या है, 0 है। क्लियर है। फिर क्या करना है, t बराबर t समय पर, t बराबर t समय पर वस्तु का वेग क्या हो जाता है, v, क्योंकि अब वो आगे बढ़ रही, आपने कुछ समय, आपने समय लिया, आपने उसको टाइम दिया, तो वो आगे बढ़ गई, बढ़ गई कि नहीं बढ़ गई, तो वेग क्या हो गया, अंतिम वेग v हो गया, और विस्थापन हमने कहा s दूरी तय कर ली। कितनी दूरी तय कर ली, s दूरी, तो विस्थापन क्या हो गया, s हो गया। क्लियर है, विस्थापन क्या हो गया, s हो गया। तो इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई है, हाँ ना बोलो जोर से। तो लिखो जल्दी, माना कि t बराबर 0 समय पर, माना कि t बराबर 0 समय पर किसी वस्तु का प्रारंभिक वेग u तथा विस्थापन 0 है। ठीक है, फिर लिखो, और t बराबर t समय पर वस्तु का अंतिम वेग v तथा विस्थापन s हो जाता है, विस्थापन s हो जाता है। ठीक है, आगे लिखो, वस्तु का एक समान त्वरण a है, वस्तु का एक समान त्वरण a है, वस्तु का एक समान त्वरण क्या है, a है। ठीक है, क्लियर। इतनी बात सबको समझ में आ गई कि नहीं आ गई, क्लियर है। ठीक है, अब बताइए इसमें हम काय का फॉर्मूला लगाएंगे, नहीं, इसमें पहले फॉर्मूला काय का लगाएंगे, त्वरण का लगाएंगे, वेग का लगाएंगे, वेग का लगाएंगे, काय का लगाएंगे, वेग का। ठीक है ना। तो नीचे क्या लिखेंगे, तब, आगे क्या लिखेंगे, तब है, दूसरे में देखो काय का लगा, वही तो हम कहे, आप तो कहीं त्वरण का। देखिए तब क्या करेंगे, वस्तु का वेग, वस्तु का क्या करेंगे हम, वेग। ठीक है, इधर देखो, तब वस्तु का वेग, अब वस्तु का वेग पता है आपको क्या होता है, विस्थापन बटे समय अंतराल। लेकिन विस्थापन भी हमारे पास 2 हैं, 0 है और s है, तो उसमें परिवर्तन होगा कि नहीं होगा, होगा।
और समय भी 2 है, 0 है और कितना है t है, तो उसमें भी क्या होगा, परिवर्तन होगा। तो इसलिए हम क्या कर सकते हैं, हम लिख सकते हैं v बराबर कितना dx और अपॉन कितना लिखेंगे dt। अब कहोगे सर ये dx कहां से आया, ये कहोगे ना कि dx कहां से, बेटा x भी बोलते हैं विस्थापन को और s भी बोलते हैं। विस्थापन को हम x भी बोलते हैं, x माने दूरी या विस्थापन, x भी बोलते हैं और क्या बोलते हैं हम s भी बोलते कि नहीं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे s ना लिख के हम क्या लिख रहे हैं, x लिख रहे हैं। और जब लिमिट लगाएंगे तो आपको पता है कि विस्थापन को s से भी दर्शाते और विस्थापन को हम x से भी दर्शाते, ठीक है ना। तो जब हम लिमिट लगाएंगे तो विस्थापन के स्थान पर क्या लगा देंगे, 0 से s। लिमिट क्या लगाने की, 0 से s। इसलिए आपको यहाँ पे dx लेके चलना है, क्योंकि ds कभी लिखा नहीं जाता, अच्छा ही लगता है dx सही लगता है, ठीक है ना। तो अपन यहाँ विस्थापन को dx लिखेंगे, जबकि s और x एक ही बात है। विस्थापन को हम s से भी दर्शाते और उसको x से भी दर्शाते। क्लियर है। तो जी कितना हो गया, v बराबर dx अपॉन कितना हो गया dt, यानी विस्थापन में परिवर्तन, दूरी में परिवर्तन और बटे समय अंतराल। क्लियर है। अब क्या करेंगे, हम dt का v में गुणा करेंगे, dt का v में क्या करेंगे, गुणा करेंगे, तो कितना आएगा v इंटू dt और बराबर इधर क्या बचेगा dx, इतनी बचेगा। v इंटू dt बराबर इधर कितना बचा आपका dx बचा। अब इसको जरा सीधा करके लिखो, ठीक है। तो इसको कैसा लिख सकते हैं हम, dx बराबर कितना आएगा v इंटू dt, इतना ही आएगा। dx बराबर कितना आएगा भैया, v इंटू dt। अब जब v है ना, v का मान हम समीकरण 1 से जानते हैं, मतलब गति के प्रथम समीकरण से। गति के प्रथम v बराबर का u प्लस at, गति के प्रथम समीकरण में होता है, तो आपको इसके स्थान पर लिख देना है। तो क्या करेंगे, हम लिखेंगे dx बराबर v का मान क्या लिखेंगे u और प्लस कितना आएगा at, कोष्टक बंद, क्योंकि ये किसका मान है, v का मान है, तो कोष्टक के अंदर लिखना पड़ेगा कि नहीं। v का मान है तो काय के अंदर लिखेंगे, कोष्टक के अंदर, और कितना कर देंगे इंटू dt कर देंगे ना। इतनी बात समझ में आई आपको, आ गई कि नहीं। साइड में लिख दो कहां से आया, ये गति के प्रथम समीकरण से। कहां से आया, गति के प्रथम समीकरण से। साइड में आप लिख देना है, सही लग रहा, चाहे वह साइड में लिखना पड़ता है, ठीक है। गति के प्रथम समीकरण से तो dx बराबर u प्लस at इंटू कितना आ गया dt। अब dt का कर दो अंदर गुणा, dt का क्या कर दो अंदर गुणा कर दो, तो देखो कितना होगा आपका dx बराबर u dt होगा क्या नहीं, और प्लस कितना आएगा at इंटू dt, at इंटू कितना आएगा dt, इतना ही आएगा। इसको दे दो आप समीकरण नंबर कितना 1, क्यों ना, यही तो होता नहीं है इसमें यही तो होता नहीं है। देखो dt का आप u में करोगे तो u dt आएगा, और dt का आप at में करोगे तो at इंटू dt, क्योंकि हमें समाकलन करना है। इसमें नहीं होगा t का t में गुणा, फिर तो गलत ही हो जाएगा, इसमें गुणा नहीं होता है ना, बिल्कुल नहीं, ऐसी रहेगा, at अलग रहेगा इंटू dt अलग रहेगा, गुणा हो गया बस, बाकी टी स्क्वायर नहीं होगा। फिर समाकलन कैसे करोगे आप, ठीक है। आई बात नहीं समझ में, आ गई समझ में। कहूं भी आजमा लियो आप, ऐसा गुणा नहीं होता है इसमें जब समाकलन करना हो तो, ठीक है। अब समीकरण 1 हो गया। अब समीकरण 1 के दोनों पक्षों का क्या करेंगे हम, समाकलन। तो लिख दो समीकरण 1 के दोनों पक्षों का समाकलन करने पर कोई दिक्कत नहीं बेटा। ये क्या है, dx है, क्या है dx है, dx ज्यों का त्यों लिखो और क्या लगा दो, समाकलन का चिन्ह लगा दो, बराबर u dt है, u dt आप ज्यों का त्यों लिखो, ठीक है ना, और क्या लगा दो, समाकलन लगा दो। लगा दिया कि नहीं। अब देखो प्लस at dt है, तो at इंटू dt ज्यों का त्यों लिखो और क्या लगा दो, समाकलन। लगा दिया कि नहीं बताओ, हैं लग गया कि नहीं। इतनी बात क्लियर है, समझ में आ रही कि नहीं। चलो नहीं आ रही, आ रही। अब देखो ये समाकलन काय का है, dx का समाकलन काय का है ये, और dx का मतलब क्या होता है, विस्थापन। तो विस्थापन 2 है हमारे पास, एक 0 है एक का है s है।
तो लिमिट क्या हो जाएगी 0 से लेके s तक, होगी कि नहीं होगी? इधर देखो जो dt है, dt क्या है हमारे पास समय, अभी हम u को छोड़ रहे हैं। आप कहोगे u को क्यों छोड़ रहे हैं, तो थोड़ा रुक जाओ, अभी हम बता रहे हैं। ठीक है, dt क्या है? समय है। dt क्या है? समय है। समय कितने हमारे पास? 2, एक 0 से t, तो इसकी लिमिट क्या हो जाएगी 0 से t। ठीक है ना? इधर देखो 80 इंटू डी टी, टी क्या है? समय है, तो इसकी लिमिट भी क्या होगी 0 से t तक। अब आपके मन में एक क्वेश्चन उठ रहा होगा कि सर जी एक बात बताइए कि अगर ये u है तो इसकी लिमिट क्यों नहीं लगाई u से v तक? यही क्वेश्चन है ना बेटा। u जो है वो कांस्टेंट राशि है। आप कहोगे, आप थोड़ी देर तो पहले बोल रहे थे कि त्वरण केवल एक समान होती है, वेग उसका बदलता है। यही कहोगे ना आप? यही सोचोगे? हम आपके मन की बात जानते हैं। तो ऐसा है कि u क्या है? प्रारंभिक वेग। जब t बराबर 0 समय है, जब वस्तु गति ही नहीं कर रही, तो वेग भी तो उसका शून्य होगा। हाँ, सुनो, हम बता रहे हैं ना कि t बराबर 0 समय पर वेग क्या है? u है, तो वो तो कांस्टेंट होगा, नियत होगा। रुको रुको 1 मिनट तो रुको, आप पूरी बात तो सुनो। t बराबर 0 समय पर जो वेग u है वो तो नियत होगा कि नहीं होगा? क्यों होगा नियत? कि जैसे समय का है t बराबर 0, आपने उस पर बल नहीं लगाया तो वस्तु गति तो करने नहीं है, गति तो करने नहीं है। तो एक का तुम 1000 व्यक्ति से पूछ लो, वो तो यही क्या कहोगे वेग का है 0 है। जब आप समय दोगे नहीं तो क्या उसका वेग बदलेगा? 0 से बढ़ेगा, 0 से घटेगा, 0 रहेगा कि नहीं रहेगा? तो फिर हम क्या कह सकते हैं कि वेग क्या है? नियत है। प्रारंभिक वेग नियत है कि नहीं? आप 0 से 1 कर दो तो जाना है, अगर 0 से बढ़ाओगे तो मैं समय भी देना पड़ेगा। लेकिन हम क्या कह रहे हैं कि समय t बराबर का है 0 है, तो 0 पर वस्तु का वेग भी क्या रहेगा? 0 रहेगा। अब तुम उसको बदल के दिखा दो, नहीं बदल पाओगे ना? नहीं बदल पाएगा तो फिर क्या कहलाएगा? कांस्टेंट कहलाएगा, होगा नियत के नहीं। लेकिन यही हम अगर अंतिम वेग की बात करें, किसकी बात करें? अंतिम वेग की, तो वो नहीं है कांस्टेंट। क्यों नहीं है? क्योंकि अब आप समय लगा रहे हैं, आप 5 सेकंड लगाओगे तो वस्तु का वेग कुछ और होगा, 10 सेकंड बढ़ाओगे तो और बढ़ जाएगा, 15 सेकंड समय करोगे तो और बढ़ जाएगा। जैसे तुम मान लो तुम दौड़त हो तो पहले तुम धीरे धीरे दौड़ लगाओ, ऐसे हाथ फैला के लगाते गए धीरे धीरे, और ऐसे हाथ धीरे धीरे दौड़ लगा रहे, दौड़ते जाते दौड़ते, जैसे समय बढ़ता जाएगा एन स्पीड चलोगे तुम, दौड़ोगे कि नहीं? तो तुम्हारा वेग बढ़ता जा रहा है कि नहीं? बढ़ रहा है कि नहीं? ऐसे ही होता है, आप समय को बढ़ाते जाओगे वस्तु का वेग नहीं बढ़ेगा। तो अंतिम वेग नियत नहीं है, लेकिन प्रारंभिक वेग क्या है? नियत है। रीजन पता चला क्यों है? क्योंकि t बराबर भैया 0 समय है, जब आपने बल ही नहीं लगाया, आपने उसको टाइम ही नहीं दिया, क्या करेगा बेचारा? हाँ 2 है कांस्टेंट। हाँ है? अभी निकालेंगे ना हम अगले स्टेप, हम आपको समझा रहे थे, इसलिए हमने u की लिमिट ना लेके हमने लिमिट किसके लिए ली? टाइम के लिए। कैसा क्या लाई थी? भी का अंतिम पे कोई समझा है, फिर भाई कहानी भी है कि हम बात बताया, देखिए भी बदलेगा, जैसे समय बढ़ाओगे तैसा भी बदलेगा। ठीक है, तो देखो इसके लिए, तो इसमें dx करो, आपका dx रहेगा, क्लियर? dx का क्या रहेगा? आपका dx रहेगा, और जी कितना हो जाएगा 0 से कहां तक? s तक। क्लियर है? बराबर। ये देखो जरा, ये कितना हो जाएगा आपका? u बाहर निकलेगा क्योंकि कांस्टेंट है, u बाहर निकला तो अंदर 0 से t बचा, और कितना बच गया आपका? dt बच गया, प्लस यहाँ पे a कांस्टेंट है तो a आपका बाहर निकालना है, तो a को बाहर निकाल लिया, अंदर क्या बचा? 0 से t तक लिमिट हो गई, और ये हो गया आपका t इंटू कितना आएगा? dt। क्लियर है? अब तो नहीं दिक्कत। ठीक है, चलो आगे बढ़े। अब तो नीचे आएगा नहीं शायद, है इतना, और इतना भी आ रहा। एक स्टेप देखो, अब यहां पे देखना है dx का समाकलन क्या होता है? सूत्र में लिखा है ना,
dx का क्या होगा, x, x लिख दिया, और लिमिट 0 से कहां तक, s तक। आ रही लिमिट है, वीडियो में आ रही, नहीं तो कट जाए फिर, बराबर u जो का तो रहेगा है ना, dt का समाकलन क्या होगा, t होगा, और लिमिट क्या रहेगी 0 से t तक, प्लस ए जो का तो रहेगा बाहर ही। अब इसका देखो t इंटू डी टी, t इंटू डी टी, इधर देखो एक हमने सूत्र बताया था आपको अभी हाल समाकलन में कि x इंटू डी एक्स, एक्स की पावर n, x की पावर n इंटू डी एक्स बराबर क्या होता है, x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। यही सूत्र इसमें लगना है। देखो इधर dx है तो इधर क्या है आपका dt है ना, dx के स्थान पर क्या है dt, और x के स्थान पर क्या है t, और x की पावर n है तो इधर t की पावर भी तो कुछ हुज्जे, कैसे हुज्जे, जब किसी चर राशि पे कोई घात ना हो तब वो घात कितने की मानी जाती है, हम जरा मैं 10 बार बता चुके कि नहीं, कि जब कोई घात ना लगी हो तो घात काय की मानी जाती, तभी तो वो एक बार लिखा, ठीक है। तो एक की घात मानी है तो अब n का मान कितना हो जाएगा, एक, n का मान कितना हो जाएगा एक। अब लगा दो सूत्र, तो क्या हो जाएगा, x की पावर n प्लस 1 होगा कि नहीं, यानी t की पावर क्या आएगा 1 प्लस 1 आएगा, और अपॉन n प्लस 1 यानी 1 प्लस 1, इतनी आएगा। देखो नहीं आई समझ में, नहीं आई मुझे पता है हमें, हम पे अरे तुलना करो ना, x की पावर n इंटू डी एक्स बराबर x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। इतने n इतने सुनो, जितने जितने x है उतना t है, तो x होवे चाहे t होवे उसे कर लेते, लेकिन जो देखो इतने x की पावर कितनी है n है, तो इतने t की पावर कितनी है कछु नहीं है, तो एक ना मानिए, तो जितने जितने n रखने उतने उतने t रख, वो 1 रख दो, n के स्थान पर क्या रख दो 1 रख दो, x की पावर n प्लस 1 है तो इतने का हो जाए t की पावर 1 प्लस 1 हो जाएगा, नहीं हो जाए, बटे में फिर n प्लस 1 है तो n के स्थान पर क्या आ जाए 1 प्लस 1। नहीं आई समझ में आपको, किसी याद सीट हो गई, हाँ हाँ, कौन कौन जवान एन उनको ई कौन जो 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 का मानना ये हुआ, का मानना होगा कछु नहीं माना, ऊखो देख के तो मैं हल करना, बस ऊखो देख के सूत्र लगाओ ना, बोले सूत्र है हम तो जा कह रहे कि इतने एक्स है ना, इतने एक्स में है जो समाकलन अपनों काय में है टी में है, बात बराबर है। अब इतने घात n है तो इतने घात कछु नहीं है, का मानिए 1, तो n की जगह पे 1 है। अब सूत्र में जितने जितने n हो उतने उतने आप 1 रख दो, और का अब उम्र टी में बताऊंगा, सो टी तो मैं रखना ही है, एक्स की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। अब लिमिट क्या आ गई 0 से लेकर कहां तक, टी तक, इतनी बात क्लियर। चलो अब इसको हम हल करेंगे, थोड़ा सा और रह गया, अब सुनिएगा, इधर देखो लिमिट अबे नहीं रखो, इसको पहले हल कर लो, अभी नहीं रखो, इसको पहले हल कर लो, है ना, क्या डायरेक्ट करवा दें, चलो नहीं तुम देखो, रुको 1 मिनट रुको, लिमिट रखते चलो संग, रखते चलो, इसकी लिमिट रखें तो s माइनस क्या होगी 0, x के स्थान पर क्या होगा एक बार s, और माइनस x के स्थान पर एक बार क्या रखेंगे 0, ठीक है। s माइनस क्या बन जाएगा आपका 0 बराबर u तो आपका ज्यों का त्यों रहेगा, ठीक है ना, u ज्यों का त्यों रहेगा, और अंदर क्या हो जाएगा t माइनस 0, ठीक है ना, फिर प्लस लगा दो, फिर क्या है आपका a है ना, तो a आप ज्यों का त्यों लिख दो, और अंदर देखो t की घातें 1 और 1 कितनी हो गई, तो t स्क्वायर, और बटे और जोड़ो से 1 और 1 कितने हो गए 2, और इसकी लिमिट अब हमने रखी नहीं है, तो ज्यों का त्यों कर दो, का कर दो आप 0 से t, इसकी लिमिट हमने अभी नहीं रखी, क्लियर, इतनी बात समझ में आई है। चलो देखो अब s में से 0 चला गया, क्या बचा आपके पास
एस बचा बराबर, अब टी में से 0 गया टी और टी का यू में गुणा किया तो क्या आएगा यू टी प्लस, है ना। अब देखो जो ए है ना तो ए जो का तो लिखो और बटे जो 2 n के बटे लिखो ना, सो इधर जो सब रे काय में है गुणा में है, तो इस 2 को ए के बटे का 2 कोष्टक से बाहर, ठीक है ना। किसके बटे कह दो ए के बटे कोष्टक से बाहर कह दो, ए बटे का आएगा 2। अब अंदर का बच रहा, अंदर बच रहा टी स्क्वायर, तो एक बार टी स्क्वायर की जगह पे एक बार 0 टी रखने और एक बार टी स्क्वायर की जगह पे क्या रखने 0 रखने, तो लिमिट रख दो। तो टी की जगह पे क्या लिखें टी स्क्वायर और माइनस एक बार क्या रखें 0 का स्क्वायर। और ये ध्यान रखना जितनी घात है उतनी घात भी लगेगी, न तो तुम घात हटा दे, वो घात नहीं हटने, ठीक है, घात जो है वो लगेगी। तो क्या बन जाएगा आपका s बराबर यू टी प्लस, अब क्या करो तो a बटे 2 है, क्या है a बटे 2, a बटे 2 को आप एक काम करो कि 1 बटे 2 बाहर निकाल दो, 1 बटे 2 कहाँ निकाल दो बाहर, फिर कितना हो जाएगा a और टी स्क्वायर में से 0 गया तो क्या बचा टी स्क्वायर, ठीक है। तो क्या आ गया 1 बटे 2 ए टी स्क्वायर, और यही क्या है आपका गति का द्वितीय समीकरण है, ठीक है। तो अगर कोई चीज के बटे में 2 लिखे हैं तो अपन 1 बटे 2 अलग से भी लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो बताइए क्या इतनी बात समझ में आई है सबको। तो इस प्रकार से बेटा हमारे गति के पहला और दूसरा समीकरण कंप्लीट होगा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे तीसरा समीकरण, क्योंकि वीडियो ज्यादा लंबा हो गया है, ठीक है ना। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। कमेंट करके जरूर बताएं कि हम कैसा पढ़ाते हैं, और यदि कोई आपको गलती नजर आए तो वो भी आप बताएं, ठीक है, कमेंट के माध्यम से कि सर इसमें ये गलती है, कि आपकी मतलब जो लैंग्वेज समझ में जो भी हो, तो आप हमारी कमी बताएं ताकि हम उसमें सुधार करेंगे, ठीक है। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दें ताकि आगे आने वाले सब वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। जय हिंद बच्चों, वंदे मातरम।